आज हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। लेकिन हम इसे किसी क्लास की तरह नहीं बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह देखेंगे। हमारे सामने एक ऐसी सभ्यता का केस है जो अपने समय से सदियों आगे थी और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। बिल्कुल, ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक तरफ उनके पास न्यूयॉर्क जैसे ग्रिड सिस्टम वाले शहर थे, जमीन के नीचे ड्रेनेज सिस्टम था, और वो भी आज से लगभग 4,500 साल पहले। और दूसरी तरफ हम आज तक उनकी लिखी एक भी बात पढ़ नहीं पाए। तो आज हमारा मिशन है इन सुरागों में दिए गए सुरागों को जोड़कर ये समझना कि ये लोग कौन थे, उन्होंने क्या हासिल किया, और सबसे बड़ा सवाल, उनके पतन की असली कहानी क्या थी। चलिए उनके सबसे बड़े सुराग से शुरू करते हैं। उनके शहर। उनके शहर ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। जब पुरातत्वविदों ने पहली बार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कोई गांव या बेतरतीब बस्तियां नहीं थीं। ये पूरी तरह से प्लान करके बनाए गए महानगर थे। स्रोत में जिस ग्रिड पैटर्न या जाल पद्धति का जिक्र है, उसका सीधा मतलब है कि सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। ये तो कमाल की बात है, क्योंकि उस जमाने में दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शहर तो बेतरतीब तरीके से ही बसते थे। इस तरह की प्लानिंग तो एक बहुत ही विकसित सोच दिखाती है। लेकिन नोट्स में शहर के दो हिस्सों का भी जिक्र है, एक दुर्ग यानी सिटाडेल और दूसरा निचला शहर। क्या इसका मतलब समाज में कोई ऊंच नीच या वर्ग भेद था, जैसे राजा महाराजा दुर्ग में और आम लोग नीचे? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इतिहासकारों के बीच इस पे काफी बहस होती है। दुर्ग वाला हिस्सा ऊंचाई पर और मजबूत दीवारों से घिरा होता था और वहां बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। वहीं निचला शहर ज्यादा बड़ा था और वहां आम लोगों के घर थे। तो एक सीधी सादी व्याख्या तो यही है कि यहाँ शासक वर्ग रहता होगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ऊंचाई वाला हिस्सा शायद बाढ़ से बचने के लिए बनाया गया हो, या फिर वहां सार्वजनिक और धार्मिक अनुष्ठान होते हो। अच्छा जी, और उसका शासक वर्ग से सीधा संबंध ना हो। सच तो यह है कि हमें कोई महल या राजा का मकबरा नहीं मिला है जो हमें निश्चित रूप से कुछ बता सके। तो मतलब हमारे पास एक ऐसा शहर है जिसका कोई राजा कंफर्म नहीं है। खैर, राजा हो या ना हो, कोई तो था जो पूरे शहर के लिए सोच रहा था, और ये सोच सबसे ज्यादा उनके ड्रेनेज सिस्टम में दिखती है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। और होनी भी चाहिए। हर घर अपनी एक नाली से, मुख्य नाली से जुड़ा था। हर घर? हाँ, हर घर। ये नालियां ढकी हुई थीं और उन्हें साफ करने के लिए बीच बीच में मैनहोल जैसे गड्ढे भी थे। अरे जा! ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई की ऐसी समझ है जो कई यूरोपीय शहरों में 18वीं या 19वीं सदी तक नहीं आई थी। ये दिखाता है कि वे सिर्फ भव्य इमारतें बनाने में नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में विश्वास रखते थे। और सिर्फ सार्वजनिक ही नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर भी। लगभग हर घर में अपना एक स्नानागार और आंगन होता था। और जो ईंटें इस्तेमाल हुई वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। स्रोतों में उनके मानक अनुपात 1:4 का जिक्र है। ये मानकीकरण क्या बताता है? क्या इसका मतलब है कि कोई एक केंद्रीय सत्ता थी, कोई सम्राट जो पूरे साम्राज्य के लिए नियम बनाता था? ये फिर से उसी बहस पर आता है। एक ही आकार की ईंटों का हड़प्पा से लेकर धोलावीरा तक, यानी सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में मिलना, 2-3 बातों की तरफ इशारा करता है। पहली संभावना तो यही है कि कोई मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण था जो ये नियम लागू करवाता था। दूसरी संभावना यह है कि शायद कोई शक्तिशाली व्यापारी संघ या गिल्ड थे जिनके लिए व्यापार और निर्माण में एकरूपता जरूरी थी। और तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि यह सिर्फ एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा थी जिसे सब लोग बिना किसी दबाव के मानते थे। ये स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इतने सुनियोजित शहर बनाना और उन्हें चलाना, इसके लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ती होगी। तो ये लोग करते क्या थे? इनका रोजगार क्या था? उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि थी। वे गेहूं, जौ, दालें और कई तरह की फसलें उगाते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा तोहफा था कपास। कपास? जी, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोग ही दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले थे। इसने न सिर्फ उन्हें कपड़े दिए, बल्कि व्यापार के लिए एक बेशकीमती चीज भी दी। और व्यापार तो उनकी रगों में था। नोट्स में मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक से व्यापार के सबूतों का जिक्र है।
ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये उस जमाने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। हमें मेसोपोटामिया के शहरों में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। सोचिए, कोई व्यापारी अपना सामान जहाज पर लादकर गुजरात के लोथल बंदरगाह से ओमान के रास्ते इराक तक ले जा रहा है। और ये सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं था, ये संस्कृतियों का भी मिलन था। आपने लोथल का जिक्र किया। स्रोतों में इसे एक बंदरगाह और डॉकयार्ड बताया गया है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस पर भी कुछ बहस है। क्या ये पक्का है कि वो एक डॉकयार्ड ही था? आपने सही पकड़ा। कुछ पुरातत्वविदों का तर्क है कि जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं वो शायद सिंचाई के लिए बना एक बहुत बड़ा तालाब या टैंक हो सकता है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर सबूत डॉकयार्ड की तरफ ही इशारा करते हैं। उसकी बनावट, नहर से उसका जुड़ाव और वहां मिले साक्ष्य जैसे कि फारस की खाड़ी की एक मोहर इस बात को मजबूत करते हैं कि ये समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। और इतने बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए भरोसे की जरूरत होती है। यहीं पर शायद उनकी मापतौल की मानकीकृत प्रणाली काम आती होगी। निश्चित रूप से। उनके बांट और मापचार्ट नाम के पत्थर से बने होते थे और पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक जैसे थे। इसका मतलब था कि अगर आप मोहनजोदड़ो में 1 किलो सोना खरीद रहे हैं तो लोथल में भी उसका वजन उतना ही होगा। इस मानकीकरण ने उनके व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी। यह उनकी व्यावसायिक ईमानदारी और संगठन क्षमता का प्रमाण है। तो हमने उनके शहर देख लिए, उनकी अर्थव्यवस्था समझ ली। अब उन चीजों पर आते हैं जो वे हमारे लिए छोड़ गए हैं। उनकी कला और उनकी रहस्यमयी लिखावट। उनकी मोहरें सबसे ज्यादा आकर्षक हैं। वो मोहरे कला के अद्भुत नमूने हैं। सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर पर उकेरी गई जानवरों की तस्वीरें। एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, कोबड़ वाला बैल, हाथी, गैंडा, ये सब बहुत जीवंत लगती हैं। सही बात है। लेकिन ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं थीं। इनका असली मकसद व्यापारिक था। व्यापारी शायद अपने सामान के गट्ठरों पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर अपनी मोहर लगा देते थे, जो एक तरह की सील या गारंटी होती थी। मतलब ये उनकी ब्रांडिंग का तरीका था। बिल्कुल। और मूर्ति कला में भी वे पीछे नहीं थे। डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती लड़की की कान से मूर्ति और प्रीस्ट किंग यानी पुरोहित राजा की मूर्ति, ये दोनों बहुत मशहूर हैं। लेकिन पुरोहित राजा के बारे में क्या हम सच में जानते हैं कि वो कोई पुरोहित या राजा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम तो इसे बाद के पुरातत्वविदों ने दिया है, मेसोपोटामिया की मूर्तियों से तुलना करके। हो सकता है ये किसी कबीला का सरदार हो, कोई सम्मानित व्यापारी हो या कोई धार्मिक गुरु। उसके माथे पर बंधा फीता और शॉल पर बने 3 पत्तियों वाले डिजाइन जरूर किसी खास दर्जे का प्रतीक हैं, लेकिन वो दर्जा क्या था ये हम नहीं जानते। और डांसिंग गर्ल? और रही बात डांसिंग गर्ल की, तो उसका आत्मविश्वास से भरा पोज और उसकी बेफिक्री उस समाज के खुलेपन की तरफ इशारा करती है। और फिर आता है वो बड़ा रहस्य जो इन सभी कलाकृतियों पर मौजूद है, उनकी लिपि। एक ऐसी भाषा जिसे पिछले 100 सालों से दुनिया के बड़े बड़े विद्वान समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझ नहीं पाए हैं। और हाँ, ये इतिहास का शायद सबसे मुश्किल एस्केप रूम पजल है। ये एक चित्रलिपि है जिसमें चिन्हों और तस्वीरों का इस्तेमाल होता था। और ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी, है ना? जी हाँ, दाएं से बाएं। हमें ये मुहरों पर, तांबे की पट्टियों पर और मिट्टी के बर्तनों पर मिली है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते। सोचकर भी अजीब लगता है। हम उनके शहरों की नालियां तक देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वे अपने शहर को क्या कहते थे। हम उनकी मूर्तियां देख सकते हैं, पर उनके राजाओं या देवताओं के नाम नहीं जानते। यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारे पास उनकी भौतिक दुनिया की पूरी जानकारी है, लेकिन उनकी वैचारिक दुनिया पर एक ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी उनकी लिपि है। जब तक ये ताला नहीं खुलता, हम उनके इतिहास, साहित्य, कानून और धर्म के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो चलिए इसी अंदाजे के आधार पर उनके धर्म और विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोतों में मातृ देवी और पशुपति की पूजा का जिक्र है। हाँ, हमें मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी नारी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। और एक मोहर है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर एक व्यक्ति पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा है। उसके सर पर सिंह वाला मुकुट है और चारों तरफ जानवर हैं। इसे पशुपति या आदि शिव कहा गया है। लेकिन क्या ये आदि शिव वाली थ्योरी सर्वमान्य है? मैंने पढ़ा है कि कुछ इतिहासकार इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आदि शिव की व्याख्या बहुत लोकप्रिय है, लेकिन ये निर्विवाद नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि ये कोई महिला देवता हो सकती है या किसी शमानिक यानी ओझा परंपरा का प्रतीक हो सकता है। अच्छा। ये भी हो सकता है कि 3 सिर वाला ये चित्र किसी और ही देवता का हो जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं है।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सारा ज्ञान पुरातात्विक व्याख्याओं पर आधारित है जो बदल भी सकती हैं। और उनके विशाल स्नानागार का क्या वो किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था? बहुत हद तक यही माना जाता है। इतने बड़े और सुनियोजित स्नानागार का मकसद सिर्फ नहाना नहीं हो सकता। ये शायद सामूहिक धार्मिक स्नान या शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होता होगा। एक ऐसी परंपरा जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा स्नान जैसे रूपों में जिंदा है। हाँ, वे प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़ और कुबड़ वाला बैल। तो अब हम कहानी के अंतिम और सबसे उलझे हुए हिस्से पर आते हैं। हमने एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर बनाई है जो व्यवस्थित है, समृद्ध है और तकनीकी रूप से बहुत उन्नत है। तो फिर इसका अंत कैसे हुआ? ये लोग कहाँ चले गए? यही वो सवाल है जिसने दशकों तक इतिहासकारों को परेशान किया है। पुरानी थ्योरी थी कि बाहर से आए आर्यों ने इन पर हमला करके इन्हें खत्म कर दिया। हाँ, मैंने भी ये सुना है। लेकिन अब इस थ्योरी को ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते, क्योंकि लड़ाई या बड़े पैमाने पर विनाश के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर असल वजह क्या हो सकती है? नोट्स में बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदियों के सूखने जैसे कई कारणों का जिक्र है। अब आम सहमति इसी ओर है कि कोई एक कारण नहीं था। ये कई घटनाओं का एक मिला-जुला असर था जो धीरे धीरे सामने आया। एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा कुछ? बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण शायद जलवायु परिवर्तन था। मॉनसून कमजोर पड़ने लगा, जिससे खेती पर असर पड़ा। घग्गर हकरा नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं, सूखने लगी, जिसके किनारे उनके कई शहर बसे थे। मतलब जिस पर्यावरण ने उन्हें इतना समृद्ध बनाया, उसी ने उनका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल। जब पानी और अनाज के स्रोत खत्म होने लगते हैं तो बड़े बड़े शहर खुद ब खुद खाली होने लगते हैं। इसके साथ ही शायद मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार भी कम हो गया, क्योंकि वहां भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। तो अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। हाँ, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पर्यावरण ने साथ छोड़ दिया और लोग धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे छोटे गांव और बस्तियों में जाकर बसने लगे। ये कोई एक दिन में हुआ सर्वनाश नहीं था, बल्कि सदियों तक चला एक क्रमिक पतन था, जिसमें शहरी पहचान धीरे धीरे ग्रामीण पहचान में बदल गई। अगर हमें इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो क्या कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे लिए क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी क्रांति थी। उन्होंने नगर नियोजन, स्वच्छता और इंजीनियरिंग की जो नींव रखी, वो असाधारण थी। वे सिर्फ निर्माता नहीं, बल्कि महान योजनाकार थे। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, वो अपने पर्यावरण पर निर्भर होती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति कितनी संवेदनशील हो सकती है। ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, उनकी लिपि एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जिसका ताला हम अभी तक नहीं खोल पाए हैं। अगर कल को टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस लिपि को समझने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो पहला सवाल क्या होगा जो हम उनसे पूछना चाहेंगे? क्या हम उनके राजाओं की वंशावली जानना चाहेंगे, उनके धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे, या हम उनसे बस एक सीधा सा सवाल पूछेंगे, आपके पतन की असली कहानी क्या थी?